नमस्कार। इतिहास अक्सर सिर्फ तारीखों और राजाओं के नाम का एक बोझ सा लगता है ना? पर सोचिए, अगर ये एक कहानी हो, एक जिंदा कहानी, तो चलिए आज हम प्राचीन भारत की उसी कहानी को समझते हैं। एक ऐसे तरीके से जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कंप्लीट रिवीजन गाइड बन जाए। जरा सोचिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, अगर पत्थर बोल सकते तो क्या कुछ नहीं बताते। वो हमें बताते कि पहली बार आग कैसे जली, खेती कैसे शुरू हुई। तो चलिए आज हम उन्हीं खामोश पत्थरों की कहानी सुनने की कोशिश करते हैं, उनकी जुबानी प्राचीन भारत की पूरी दास्तान। तो आज के इस कहानी का सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से, मानव सभ्यता की नींव से। फिर देखेंगे भारत की पहली स्मार्ट सिटी, आत्मज्ञान के नए रास्ते, अखंड भारत का उदय, फिर आएगा भारत का स्वर्ण युग, और आखिर में हम चलेंगे दक्षिण के महान राजवंशों तक। पूरा सफर एक ही फ्लो में। तो चलिए पन्ना पलटते हैं और शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। हम जा रहे हैं उस समय में जब लिखने के लिए कोई भाषा नहीं थी, बोलने के लिए शब्द नहीं थे, सिर्फ थे पत्थर, औजार और इंसान के मन में एक जबरदस्त जिज्ञासा, दुनिया को जानने की, समझने की। इस दौर को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले पुरा पाषाण युग, जब इंसान बस एक शिकारी था, इधर से उधर भटकता हुआ। फिर आया मध्य पाषाण युग, जहां थोड़े बेहतर, थोड़े शार्प औजार बनने शुरू हुए। लेकिन असली गेम चेंजर, जो क्रांति आई, वो थी नव पाषाण युग में, खेती की शुरुआत। ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, बल्कि ये वो मोमेंट था जब इंसान ने घुमंतू जीवन छोड़ा और एक जगह टेककर रहना सीखा। यहीं से समाज की नींव पड़ी। और जब समाज एक जगह बसने लगा, तो धीरे धीरे बस्तियां बनी, और फिर उन बस्तियों ने शहरों का रूप ले लिया। और ये कोई मामूली शहर नहीं थे। अब हमारी कहानी पहुंचती है सिंधु घाटी सभ्यता तक, जिसे हम आज की भाषा में भारत की पहली स्मार्ट सिटी कह सकते हैं, बड़ी आसानी से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये नाम तो सुने ही होंगे। ये उस जमाने के आधुनिक शहर थे। जरा इमेजिन कीजिए, बिल्कुल सीधी सड़कें, जैसे ग्रिड पैटर्न में बनी हों, घर पक्की ईंटों के, और सबसे कमाल की चीज, उनका ड्रेनेज सिस्टम, एक ऐसी बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था जो आज के शहरों को भी शर्मा दे। और वहां मिली ट्रेड सील्स, यानी व्यापारिक मोहरें, साफ साफ बताती हैं कि ये लोग कितने संगठित थे और उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। ये प्लान देखिए, ये साफ दिखाता है कि अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट भारत में हजारों साल पुराना है। ये सिर्फ उस वक्त का एक शहर नहीं था, ये आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए एक ब्लूप्रिंट था, एक मॉडल था कि शहर कैसे होने चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि शहर बस गए, समाज संगठित हो गया, लेकिन समय के साथ समाज में कुछ कर्मकांड और जटिलताएं भी बढ़ने लगीं। ऐसे में लोगों को एक नए, एक सरल रास्ते की तलाश थी, और इसी तलाश से जन्म हुआ आत्मज्ञान के 2 नए मार्गों का। और इस दौर में 2 महाविचारक सामने आए, महावीर और बुद्ध। एक तरफ महावीर ने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करने का उपदेश दिया। तो दूसरी तरफ बुद्ध ने सिखाया मध्यम मार्ग, यानी बीच का रास्ता। उन्होंने करुणा और निर्वाण, यानी मन की परम शांति पर जोर दिया। भले ही रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक थी, समाज में समानता और शांति लाना। तो अब देखिए, विचारों में क्रांति आ चुकी थी। अब बारी थी राजनीतिक क्रांति की। छोटे छोटे राज्यों से ऊपर उठकर एक विशाल, एकजुट भारत की। और यहीं से शुरू होती है कहानी अखंड भारत के उदय की, मौर्य साम्राज्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर एक विशाल साम्राज्य की नींव तो रख दी थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस साम्राज्य की आत्मा को झकझोर देने वाला, उसकी दिशा बदल देने वाला एक पल था। वो था कलिंग युद्ध। एक ऐसा भयंकर, ऐसा विनाशकारी युद्ध जिसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया, हमेशा के लिए। उस युद्ध की विभीषिका देखने के बाद अशोक ने तलवार हमेशा के लिए छोड़ दी। उन्होंने युद्ध घोष को धम्म घोष में बदल दिया, यानी उन्होंने युद्ध को त्याग कर धम्म का रास्ता अपनाया, शांति और नैतिकता का रास्ता। वो एक विजेता से एक धर्म रक्षक बन गए, एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से लोगों के दिल जीते। मौर्य साम्राज्य के बाद समय का पहिया आगे घूमा, और अब भारत में एक ऐसा दौर आया जिसे हम इतिहास में स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। ये था गुप्त काल। पर सवाल यह है कि आखिर इस दौर में ऐसा क्या खास हुआ कि इसे इतना बड़ा नाम मिला? जवाब है, इस दौर की देन।
इस दौर में भारत ने दुनिया को वो तोहफे दिए जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। गणित में आर्यभट्ट ने 0 दिया। सोचिए, 0 के बिना आज की टेक्नोलॉजी, आज का साइंस कुछ भी संभव नहीं था। साहित्य में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी अमर रचनाएं लिखीं। और कला, अजंता की गुफाएं जाकर देखिए, वहां पत्थरों पर उकेरी चित्रकारी आज भी जिंदा लगती है। ये सचमुच में ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का पीक था। तो अब तक हमारी कहानी का केंद्र उत्तर और मध्य भारत रहा, लेकिन प्राचीन भारत की दास्तान दक्षिण के महान राजवंशों के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए अब इस कहानी का रुख दक्षिण की तरफ मोड़ते हैं। दक्षिण में उस समय 3 बड़ी शक्तियां थीं, चोल, पांड्य और चेर। चोल समुद्र के बादशाह थे। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उनका समुद्र पर राज था, और उनकी शान का प्रतीक है तंजौर का विशाल बृहदेश्वर मंदिर। फिर थे पांड्य, जिन्होंने रोम से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। और चेर, जिन्होंने मसालों के व्यापार के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया। इन तीनों ने मिलकर दक्षिण भारत को एक अलग ही गौरवशाली पहचान दी। तो पाषाण युग के शिकारी से लेकर दक्षिण के महान साम्राज्यों तक हमने एक लंबा सफर तय कर लिया है। ढेर सारी जानकारी, ढेर सारे नाम। अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, इतना सब कुछ यूपीएससी, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए याद कैसे रखें? और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और सरल है। इसे तारीखों के जाल में उलझकर मत देखिए। इसे एक कहानी की तरह, एक फ्लो में याद रखिए। बस सिलसिला जोड़िए। कैसे एक शिकारी किसान बना, कैसे किसान ने शहर बसाए, कैसे शहरों में नए विचार आए, कैसे उन विचारों ने एक अखंड भारत की नींव रखी, और कैसे उस भारत ने कला और संस्कृति में अपना स्वर्ण युग देखा। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। क्योंकि आखिर में इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की बातें नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, यह हमें बताता है कि हम कौन थे। इससे समझ आता है कि हम आज जो हैं वो क्यों हैं। और सबसे जरूरी, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें आगे क्या बनना चाहिए। और शायद यही इस पूरी कहानी का, इतिहास पढ़ने का असली मकसद है।